दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा नेपाल में हो रहा है। नेपाल में 24 घंटे में तख्ता पलट हो गया। ऐसा तख्ता पलट जिसका ना कोई नेता है और ना कोई चेहरा। नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। देश में चारों तरफ हिंसा और अराजकता है। सेना और पुलिस लाचार है, सरकार फरार है। खबर है पीएम केपी ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल कहां छिपे हुए हैं किसी को मालूम नहीं। जगह जगह ओली सरकार के मंत्री पिट रहे हैं या जान बचाने के लिए छिप गए हैं। तो सवाल ये कि आखिर नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। सवाल ये भी कि 24 घंटे में तख्ता पलट कैसे हो गया। सवाल ये भी कि जिस आंदोलन का ना कोई नेता ना कोई चेहरा, वो आंदोलन इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। क्या ये केवल सोशल मीडिया का कमाल है या दुनिया की दो महाशक्ति अमेरिका और चीन की लड़ाई का नतीजा है। और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। अब मैं आपको बताता हूं नेपाल जल रहा है, प्रधानमंत्री कहीं भाग गए, राष्ट्रपति कहीं भाग गए। आइए आपको बताता हूं किस समय नेपाल में चल क्या रहा है। देख रहे हैं आप, इसी हेलीकॉप्टर से भाग गए बताया जा रहा है। और नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी दे दे, मूव कीजिए इसे, कि उन्हें अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। खबर यह है कि उन्हें सेना के किसी कैंप में छिपा कर रखा है। सबसे पहले सरकार के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आखिर में पीएम ओली और राष्ट्रपति के इस्तीफे से खेल बदल गया। नेपाल में हालात सेना के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है, बाहर हो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि मंत्री ऐसे हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, जान बचाकर भाग रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं, दुबके हुए हैं। पुलिस और सेना की फायरिंग में 22 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हैं, जिनमें कई की हालत बेहद नाजुक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अलावा दूसरे शहरों में बुरा हाल है। पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के साथ बड़े नेता युवाओं के टारगेट पर है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में आग लगा दी गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को उनके घर से घसीटकर बाहर लाया गया, पीटा गया। पूर्व पीएम पुष्प कुमार दयाल के घर को भी आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, नेपाल में यह हिंसा कब थमेगी किसी को नहीं पता। सेना ने अब अपील की है, उसका कोई असर हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर नेपाल जल रहा है और कैसे इस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब भी उग्र हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। कल बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। Mega campaign against the corruption from 6 months. My son was with me yesterday. I called him 3 times. He didn't pick the phone. After 4 o'clock, the phone was switched off. Then I came right there, and I came to the police. The police hit me here, and here. मेरो अगाडि लगभग 4-5 जना दाजुभाइको ज्यान गएको छ हैन। अब एकदम नराम्रो लागेको छ दियोस्। राज्यको सरकारले यति नगरमा काम चाहिँ गर्न नहुने हो। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा नांग दिए हैं, इसका विरुद्ध ये स्वस्फूर्त रूप में अमेरिकी का प्रभाव में नहीं पड़ के युवा के एक 15 वर्ष से 28 वर्ष का जो समूह है, ये आदमी सब देखते देखते अपने जो तंग हो गया। और उसका विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा है, युवा पीढ़ी का एक ही मांग है कि इस देश में जो है पूर्ण रूप से जो इस संसद को विघटन होना पड़ेगा। और इसका एक ही मांग है कि इस देश से जो पुराना जो भ्रष्ट सरकार में पुराना नेता लोग हैं, इन लोगों को इस देश से भगाना पड़ेगा। देखा कैसे प्रदर्शनकारी यहां पर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं प्रदर्शनकारी अब भी नहीं रुक रहे हैं। कैसा उन्होंने नेपाल के अंदर माहौल बना दिया है, ये देखिए जरा। संसद के सामने जुटे हुए हैं, वो जा नहीं रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर घुसना चाहते हैं। आग के हवाले भी संसद को कर दिया है। और यही तस्वीर इस समय पूरे नेपाल में सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी। एक और तस्वीर आपको बताने वाला हूं, कैसे देखिए जरा। अंदर घुस रहे हैं, बैरिकेड से रोका जा रहा है, लेकिन रुक नहीं रहे। देख रहे हैं आप, अभी भी वहां पर सेना और पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, प्रदर्शनकारियों ने सेना के ट्रक को रोक लिया। देख रहे हैं आप, यहां पर वीडियो बना रहे हैं, रील बनाई जा रही है और ट्रकों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, सेना के जवानों को उनके ट्रकों को ऐसे रोका जा रहा है। अब दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि एकाएक नेपाल में यह आंदोलन कैसे होने लगा, इसके पीछे का कारण क्या है। आइए इसकी इनसाइड स्टोरी में आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण सोशल मीडिया। आंदोलन की आग सोशल मीडिया पाबंदी के बाद फैली। इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश माना गया और
यह युवा रोजी रोटी का मामला नहीं था, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का। नेपाल ने 16 साल पहले लोकतंत्र को अपनाया, तब नेताओं ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया। नेपाल में पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए दर्शक, जो करीब 1,30,000 करोड़ के बताए जा रहे हैं। और भाई भतीजावाद भी हावी है। लोकतंत्र आने के बाद भाई भतीजावाद बढ़ गया। सियासत, नौकरी, ठेके में जमकर भाई भतीजावाद होने लगा। इतना ही नहीं, भाई भतीजावाद को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। बेरोजगारी चरम पर है, देख रहे हैं आप, नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है। नौकरी देने में नेपाल की सरकार फेल हो गई। नेपाल में अभी बेरोजगारी दर 11% से ज्यादा है। युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है, जबकि नेताओं और अधिकारियों के बच्चे मौज कर रहे हैं। अस्थिर सरकार, यह भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि 2008 में लोकतंत्र आया तो जनता को उम्मीद जगी, लेकिन 17 साल में कुछ नहीं हुआ। एक भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कोई भी नेता देश के लिए काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। नेता जोड़ तोड़ थे, सत्ता में आने लगे, कुर्सी बचाने में लगे रहे। और नेपाल की विदेश नीति भी ढुलमुल रही है। अमेरिका और चीन का इंपैक्ट आपको बता रहा हूं। ओली सरकार का झुकाव चीन की तरफ था, जबकि पहले की सरकारें अमेरिका के करीब रही। ऐसे में युवाओं को लग रहा है कि नेपाल एक मौरा बन गया है। अब भारत से कैसे दूरी बढ़ गई? नेपाल हमेशा भारत के करीब रहा, लेकिन भारत नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता भी रहा। पिछले कुछ सालों में सरकार का भारत विरोधी रवैया दिखा। केपी ओली खुलेआम भारत के खिलाफ काम करते दिखे। भारत की आस्था और संस्कृति पर भी उन्होंने चोट की। भगवान श्री राम को नेपाल का बता दिया था। भारत के नक्शे से भी छेड़छाड़ की थी, जो युवाओं में गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह बना। और ये वो कारण है जो नेपाल में हिंसा के कारण को आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन हमने आज एक्सपर्ट से बात की, वो क्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। अगर केवल ये सोशल मीडिया ऐप के बैन की बात होती तो वो तो कल ही हटा दिया गया था, और गृह मंत्री ने भी, होम मिनिस्टर ने कल रिजाइन कर दिया था। तो अगर केवल वही बात होती तो जरूर इस प्रोटेस्ट को वापस ले लेते, परंतु वो प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बड़ा है। जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उनके सामने ये भी था, जो ये 3-4 लोग हैं, उनका परिवार है, जिनका जैसे म्यूजिकल चेयर चल रहा है। केपी शर्मा ओली हैं, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं, शेर बहादुर दोयबा हैं, माधव नेपाल हैं। बस पिछले 10-15-20 साल से वही उनका म्यूजिकल चेयर्स होता आ रहा है। और जो इतनी असंतुष्टता है लोगों में, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, परंतु ये अपना नेता बदलते रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि प्रदर्शनकारी जब अपने उग्र प्रदर्शन को अंजाम देते तो वो क्या कर रहे हैं नेपाल में, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये लोग जो सोशल मीडिया बैन की मांग कर रहे थे, सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग कर रहे थे, अब प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं देखिए जरा। ये सेना के सामने डांस कर रहा है। इन लोगों की मांग थी कि जो बैन लगाया है सरकार ने वो हटाया जाए। सरकार ने मांग को मान लिया है। उसके बाद अब ऐसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। सड़कों पर देखिए आप, हिंसा आगजनी के बीच कुछ लोग ऐसे डांस कर रहे हैं और सेना को, पुलिस को सीधे चुनौती दे रहे हैं। यानी धीरे धीरे इस आंदोलन में नेपाल के कई लोग शामिल होने लगे हैं। लेकिन अब भी सबके जहन में सवाल बना हुआ है कि इसको कौन लीड कर रहा था। अब मैं आपको एक ऐसा चेहरा दिखाने वाला हूं दर्शक, जो आपने नेपाल में सबसे ज्यादा में चर्चा में रहा है। उसका नाम सुना होगा, बालेंद्र शाह। ये फेमस रैपर है दर्शक, और ये युवाओं के साथ तो नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर बराबर युवाओं का समर्थन कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं ये करते क्या है। इनका करियर देख रहे हैं आप, फेमस रैपर है वहां के लोग, इन्हें फॉलो करते हैं। जो जेन जी जनरेशन है वो इनके गानों को सुनती है और इनके गाने मिलियंस में पहुंचते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक नहीं कई वीडियोस हैं, और इनके वीडियोस पर जेन जी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन का समर्थन बालेंद्र शाह ने किया। और यही वो नाम है जो इस समय सबके जहन में आ गया है। क्या इस प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा बालेंद्र शाह ने रची है? आखिर ये बालेंद्र शाह कौन है? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। नेपाल में 24 घंटे में तख्ता पलट हो गया। जेन जी जनरेशन यानी युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया दर्शकों। जेन जी मतलब 18 से 28 साल के युवा, और ये आज की दुनिया में सोशल मीडिया की ताकत भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसा हो क्या गया? दरअसल सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया गया, #स्टॉप करप्शन जेन जी नेपाल और वेकअप नेपाल से शुरुआत हुई। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये है रैपर बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह ने 7 सितंबर को लिखा, 8 सितंबर को रैली साफ तौर पर जेन जी की है। कल की इस रैली में कोई भी पार्टी, उसके नेता, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदे के लिए इसमें शामिल ना हो। उम्र के कारण मैं नहीं जा सकता, लेकिन युवाओं को मेरा पूरा सपोर्ट है। और इस पोस्ट को 21,000 से ज्यादा बार शेयर किया गया। 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया। 36,000 से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट किया। और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट की बाढ़ आ गई दर्शकों, जिसके बाद एक दूसरा मीडिया पोस्ट भी वायरल होता है।
जिसमें लिखा था काठमांडू में हम सभी जनजी का आंदोलन। यही है वो बच्चे। यहां किसी को लीडर नहीं बनाया जाता, यहां नेता बनने की कोशिश भी ना करें। कोई एक्टर, नामी पर्सनालिटी, लीडर यहां पर ना आए। सपोर्ट करना हो तो युवाओं के साथ पीछे आकर लाइन में लग जाएं। यह आंदोलन हमारे नेपाल के भविष्य के लिए है, हमारी आवाज, हमारी आन बान शान के लिए है। जिसके बाद यह आंदोलन काफी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, जिसका तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर पाबंदी को हटाना था। लेकिन गुस्सा सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ निकला, भाई भतीजावाद के खिलाफ भी था और नेपो बेबीज भी इसे नाम दिया गया।